बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम मूवमेंट ऑफ फोर्स से मैकेनिक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स कपल, क्योंकि आपने कहा था, तो कपल से पहले ये 2-3 चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स मूवमेंट ऑफ फोर्स पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है, उसके बाद फिर हम कपल की तरफ भी जाएंगे। तो कुछ डेफिनेशन मैंने आपको सेंड की हैं, जैसे रेफरेंस पॉइंट की, पार्टिकल की, और मूवमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन मैंने आपको सेंड की है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हम लिखेंगे। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स को डिफ़ाइन करने के लिए हम इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल जो इक्वेशन है वो हम निकालेंगे। उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा। तो देखिए, आपके पास एक फ़र्ज़ करें, एक बॉडी है आपके पास। तो उस बॉडी पे एक कोई रेफरेंस पॉइंट मैं ले लेता हूँ। रेफरेंस पॉइंट को मैं पी कह देता हूँ, ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी कि एक बॉडी जो है अगर अपने किसी पॉइंट के अलोंग घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो वो जो पॉइंट है वो उस बॉडी का रेफरेंस पॉइंट कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन मैंने आपको सेंड किया। अब फ़र्ज़ करें इस पूरे बॉडी पे एक फ़ोर्स जो है वो कहीं अप्लाई हो रही है, और वो पॉइंट है ए। ये फोर्स है, ये पॉइंट ए है। इस पॉइंट पे फोर्स ए जो है, फोर्स एफ जो है वो एक्ट कर रही है। हम क्योंकि मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालने लगे हैं, तो ये एक मैंने पहले बॉडी लिया और फिर मैंने कहा कि इस बॉडी के ऊपर पी जो एक रेफरेंस पॉइंट है, और इसी बॉडी के ऊपर कोई पॉइंट ए है जहाँ पे फोर्स एफ एक्ट कर रही है, ठीक है। तो क्योंकि टॉर्क जो है एक फिज़िक्स से रिलेटेड टर्म है, तो आपको इसका फार्मूला जो है वो मालूम होगा कि टा इज़ इक्वल टू एफ क्रॉस डी। क्योंकि टॉर्क जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो लिहाजा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट होती है उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। फिर आपको ये भी मालूम होगा कि अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो ये हो जाएगा एफ डी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। जैसे ये आपने पढ़ा था कि ए क्रॉस बी, ए और बी की जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो वो हो जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसका आंसर ये वेक्टर में आएगा। तो ये देखें, एन यूनिट वेक्टर जो है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं, ए क्रॉस बी, इसका मॉड लेना चाहते हैं, तो फिर ये हो जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा ओनली, एन यूनिट वेक्टर्स के साथ नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो यहाँ पे हम, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम इसका पी का ए से एक फासला लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, ये वाला, ठीक है। मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क होता है। डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपके पास आर और ये रहा आपके पास एफ। जब हम इसका मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे तो मूवमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पे हम टा लिखने की बजाय ऐसे लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फोर्स, जब हम यहाँ पे इसके नीचे एफ वेक्टर का साइन डालेंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये क्या हो जाएगा जी, एफ सॉरी आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, ये हो गया, ठीक है। एफ क्रॉस आर भी लिखा जा सकता है, आर क्रॉस एफ भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को पहले लिखेंगे तो ये आर क्रॉस एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास मूवमेंट ऑफ फोर्स की वेक्टर फॉर्म, मूवमेंट ऑफ फोर्स की वेक्टर फॉर्म। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म निकालना चाहें तो फिर हम इसको मूवमेंट ऑफ फोर्स इज़ इक्वल टू, फोर्स के नीचे फिर मैं वेक्टर साइन नहीं डालूंगा, तो ये हो जाएगा आर क्रॉस एफ, और ये आ गया जी इसका मॉड, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ए क्रॉस बी जैसे मैंने लिखा था। ये इसकी जब मैग्नीट्यूड आएगा तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा जी आर एफ साइन ऑफ थीटा। मैं साथ यूनिट वेक्टर नहीं लिख रहा, क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ठीक है। तो ये मूवमेंट ऑफ फोर्स की एक मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास आ चुकी है, आर एफ साइन ऑफ थीटा।
अब अगर ये देखें, अगर इस लाइन को, फोर्स की लाइन को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, मैंने आपको एक थ्योरम सेंड किया था, एक डेफिनेशन समझिए, डेफिनेशन मैंने आपको सेंड की थी, वो था जी लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी वो ये होता है कि अगर आपके पास एक लाइन है ये वाली, ये फ़र्ज़ करें ये फोर्स की लाइन है, तो और ये स्टार्ट हो रही है पॉइंट ए से, ठीक है। तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी आपको ये कहता है कि ये जो इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ ऑरिजिन ऑफ फोर्स होता है, ये कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। फ़र्ज़ करें ये ए है, ए से ये फोर्स निकल रही है, तो ये बी पे भी शिफ्ट किया जा सकता है, ये सी पे भी शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। ऑरिजिन हम इसका शिफ्ट कर सकते हैं, और ये नहीं कि सिर्फ इस लाइन के ऊपर भी शिफ्ट किया जा सकता है। अगर आप इस लाइन को आगे बढ़ाएं ऐसे, तो ये कहीं और भी शिफ्ट किया जा सकता है, डी पे भी, और ये ई पे भी शिफ्ट किया जा सकता है। क्योंकि देखें ये एरो है, तो एरो का मतलब यही होता है कि ये आगे कंटिन्यू है, ठीक है। तो अगर आप एक ऑरिजिन आपको किसी फोर्स की लाइन के ऊपर दिया गया है, तो वो ऑरिजिन आप कहीं भी अपनी मर्ज़ी से शिफ्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो देखें पॉइंट ए जो था ये एक ऑरिजिन ऑफ फोर्स था, तो मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। जब बढ़ा दिया तो ये देखें पी से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ यहाँ पे, ये पी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो फ़र्ज़ करें ये पॉइंट बी है, तो आपके ख्याल में ये जो बी पॉइंट है ये भी तो इस फोर्स के ऊपर है, ए पॉइंट जो है वो भी इस फोर्स के ऊपर था, तो पॉइंट बी भी इसी फोर्स के ऊपर आ गया। तो रेफरेंस पॉइंट का फासला बी से, यानी कि इस फोर्स एफ से, अब ये डिस्प्लेसमेंट बन चुका है, विच इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो यही तो हमें चाहिए था, पी से लेकर बी तक जो इसका डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका, फ़र्ज़ करें इसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम यहाँ पे भी डी ही बोल देते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ही बोल देते हैं इसको। तो अगर हम देखें, अगर और ये देखिएगा कि जब भी दो वेक्टर्स, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं कोई से दो वेक्टर्स की, तो ए और बी की अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, फ़र्ज़ करें ये है ए और ये है बी, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो उसमें ये साइन थीटा जो इन्वॉल्व है, ये ए और बी के दरमियान एंगल होता है थीटा। तो यहाँ पे जो फोर्स है आपके पास, फोर्स एफ है, और आर जो है, इसके दरमियान जो एंगल है ये वाला, वो आ गया जी आपके पास थीटा। ये देखिए छोटी सी ट्रायंगल बनी है पी ए बी, अगर एंगल यहाँ पे है थीटा, तो थीटा वाले के साथ वाली जो साइड होती है वो ये वाली बेस होती है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, और ये जो आपकी पी से लेकर ए तक साइड है ये हाइपोटेन्यूज है। तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है जो कि डी है, और अगर हम ट्राइंगल से निकालें तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज आर है और थीटा एंगल है और परपेंडिकुलर, फिर कैसे निकलते हैं, और ये हो जाएगा जी आर साइन ऑफ थीटा, ठीक है, और साइन ऑफ थीटा ये किसके बराबर आ जाएगा, जी हाँ ये डी के बराबर आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर आपने निकाल लिया। इसी तरह बेस भी निकाल सकते हैं, जिस तरह अगर बेस ए बी है तो ए बी इज इक्वल आर कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, डी परपेंडिकुलर है तो ये आर साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे आर साइन ऑफ थीटा ये लिखा हुआ है, अगर हम इसको ऐसे लिखें आर साइन ऑफ थीटा इंटू एफ, ऐसे अगर तरतीब चेंज करके इन दोनों को मिला के लिखें, तो ये आर साइन ऑफ थीटा ये बेसिकली डी के बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा डी एफ। तो मोमेंट ऑफ फोर्स आपके पास ये स्केलर फॉर्म इसकी आ गई, स्केलर फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, डी एफ या एफ डी, ठीक। तो यहाँ पे जो डी है ये आपको मालूम होना चाहिए कि डी इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा है, तो डी डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, एफ जो है ये फोर्स को शो करता है, ये इसकी स्केलर फॉर्म आ गई, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी हो सकता है, ये मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है इसको हम प्लस माइनस एफ डी या डी एफ भी लिख सकते हैं। ये प्लस और माइनस क्यों होता है, प्लस जो है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और एक क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, ठीक है। मूवमेंट जो होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव जो होगा, पॉजिटिव इज फॉर एंटी क्लॉकवाइज, और जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव इज फॉर क्लॉकवाइज, ठीक है। ये कहा जाता है, अक्सर आप शायद सोच रहे हो कि ये क्या भाई, क्लॉकवाइज जो है घड़ी की असल सिमत जो होती है उसको पॉजिटिव होना चाहिए ना, ठीक है, तो नेगेटिव क्यों होता है क्लॉकवाइज। तो इसका जवाब ये है कि ये एक
कन्वेंशन है, एक रिवायत बनी हुई है कि पॉजिटिव जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज को लिया जाता है और क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव को लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ फोर्स मैंने आपको ये बता दिया क्योंकि यही आगे आपकी बेस बनेगा कपल को फाइंड करने में। तो कपल में भी क्योंकि दो फोर्सेस होती हैं, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन सेंड की हुई है। तो जब एक फोर्स का हम मूवमेंट इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो फिर कपल में क्योंकि दो फोर्सेस होती हैं तो फिर उसका मूवमेंट जो है वो इससे ही मिलता जुलता होगा। तो ये आपके मूवमेंट ऑफ फोर्स का थोड़ा सा काम था, इसको आपने अच्छी तरह समझने ट्राई कीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मेरे से लाजमी पूछिएगा। थैंक यू।